गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू अन अकेडमी एसएससी जेई चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल एंड सब लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी, इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द डिफ्लेक्शन पार्ट। हमने बात की थी डिफ्लेक्शन, हमने स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने 10 और 12 आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए थे जो आपको बार बार यूज होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंट मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। एक क्विक रिकैप देख लें अगर हम फटाफट से लास्ट क्लास की। इन द रिकैप वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरियस फॉर्मूलाज दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, एंड आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट मेथड्स। मैंने आप लोगों से बात की थी कि आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैकॉलेज मेथड क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। जो लोग लास्ट क्लास मिस कर दिए थे, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है, दे कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड सर्च देयर द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लासेस। वहां आपको सारी सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शंस, और कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं दैट आर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, और इसके साथ हमारा डिफ्लेक्शन पार्ट फिनिश होगा एंड विल क्विकली मूव टू द बेंडिंग स्ट्रेसेस चैप्टर। बेंडिंग स्ट्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पूछा गया है नंबर ऑफ टाइम्स इन द प्रीवियस ईयर्स। आपका कॉलम वाला चैप्टर के अंदर भी आपको काम आएगा इससे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो यू जस्ट स्टिक विद अस, आप बने रहिए। और यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद एज मच एज पॉसिबल। जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ इसको फटाफट से शेयर कर दीजिए और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मी। जो फर्स्ट टाइम ऐसा जुड़ रहे हैं, माय नेम इज अविनाश कुमार एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 4 इन एसएससी जेई 2017। इसके अलावा आई हैव क्वालिफाइड 3 टाइम्स गेट विद बेस्ट रैंक ऑफ 222-25। ठीक है, एंड 2 टाइम्स ईएससी मेंस क्वालिफाइड। काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे डाउट्स कि सर किस तरीके से तैयारी की जाए। आई एम trying to answer all the questions that you are asking me in the on the Facebook or on the Telegram। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो, you can ask me on Facebook। You can search me अविनाश कुमार झा, AVINASHKUMARJH। वहाँ पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं जितने भी बच्चों ने डाउट पूछे थे अभी तक। आई ट्राइड टू आंसर ऑलमोस्ट एवरी आंसर्स, एवरी क्वेश्चन आई ट्राई टू आंसर। ठीक है, जितना वहाँ पे हो सकता है आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। ठीक है, इसके अलावा यू कैन आस्क मी anything on the telegram page। You can connect with me on telegram। this is my number 6378568935। ओके, यहाँ से आप मुझसे टेलीग्राम पेज पे मुझसे कनेक्ट होके यू कैन आस्क मी द वेरियस क्वेरीज यू हैव लव द टेक्निकल, और जो भी आपको तैयारी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वी कैन डिस्कस अबाउट इट। एंड this is further details about me। I am BTech from NIT Jaipur and from last 2 years I have been teaching for all the technical exams that are happening in the India। And these are the various subjects मैं deal करता हूँ, that is strength of materials, SOM, RCC design, structure, transportation, soil mechanics, fluid mechanics। ठीक है, सारे के सारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके हैवी वेटेड सब्जेक्ट्स, I try to cover all the subjects that are very important in civil engineering। ठीक है, fluid mechanics मैं कवर कर रहा हूँ on the strength of in the special classes। वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस क्लासेस मिल जाएंगी। यू कैन गो टू माय प्रोफाइल, यू कैन गो टू माय प्रोफाइल अविनाश झा। वहाँ पे जाके आप मेरी क्लासेस सर्च कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी देयर, और मेरी अपकमिंग क्लासेस की आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू ज्वाइन एंड कनेक्ट विद मी personally up to the end of the examination, want to join plus subscription, you can use my code avinash11। ठीक है, कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए। आई विल ट्राई कि एवरी वन ऑफ यू जो मेरे से कनेक्टेड है, ठीक है, आई विल ट्राई कि आप लोग सक्सीड हो सके। वी आर प्रोवाइडिंग फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब ऑल्सो फॉर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, फॉर एनी डाउट क्लियरिंग थिंग्स यू कैन आस्क मी ऑल द क्वेरीज ऑन फेसबुक। आई हैव गिवन यू माय नंबर, तो आपको कोई भी दिक्कत आए, और इफ यू वांट टू जॉइन प्लस सब्सक्रिप्शन, देयर आर वेरियस कोर्सेज दैट आर रनिंग। क्या फायदे हैं उसके, क्या आपके बेनिफिट्स होने वाले हैं, उसकी बात करेंगे आगे। एंड जस्ट रिमेंबर दिस कोड avinash11, you will get additional off also, you will get personalized guidance also। So there is a complete package of all the things there। okay, तो बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देयर लाइव क्लासेस आर देयर, इंग्लिश एंड हिंदी बैचेस आर देयर, क्रैश कोर्सेज, डाउट क्लियरिंग सेशन, आरआईबीज, वीकली टेस्ट्स। एक आपका एक मिक्स्ड पैकेज, एक कंप्लीट पैकेज है आप लोगों के पास ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन। देखिए यू कैन यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग। क्या मेथड है उसको पिक करने का? जस्ट यू हैव टू पिक अ गोल,
whether it is SSC, TNPC, State PSC, GATE TSC, whatever may be your goal, you just have to click on get subscription एंड यू हैव टू सेलेक्ट द टाइम पीरियड यू आर ऑप्टिंग फॉर। ठीक है, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स मैं उनको बोलता हूँ दैट यू शुड गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बिकॉज दीज आर नॉट अ शॉर्ट पीरियड एग्जाम की एग्जाम हुआ और रिजल्ट आ गया दैट इज इट। नहीं, आपको प्री देना है, मेंस देना है, अगर आप ईएससी की तैयारी कर रहे हैं आपको इंटरव्यू देना है, सो यू रिक्वायर्ड अ लॉन्ग टर्म गाइडेंस। तो आप उसके लिए, एंड इफ यू सी द पर मंथ कॉस्ट एंड इफ यू कैलकुलेट पर डे कॉस्ट, दैट इज वेरी लेस, वेरी लेस। ठीक है, हम 4 बाय चाय पी के भी उसको फिनिश कर लेते हैं, बार बार चार बाहर जाएंगे, एक कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट कॉस्ट। तो यू कैन सी व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर फ्यूचर। आप बाहर गए, अभी तो खैर जो भी सिचुएशन है बाहर नहीं जा रहे, बट in the normal times when we go outside we just spend 40-50 rupees in cold drinks or snacks also. So उतना amount invest करके if you are securing your future, I think that is worth spending. And yes, you just need to apply this code Avinash 11. क्लियर है? चलिए, पेमेंट मेथड जो भी आपके पास अवेलेबल है, ऑल मेथड्स दैट आर पॉसिबल इज अवेलेबल हियर, whether it is EMI, whether it is card, whether it is credit card, जो भी आप options choose करना चाहें you can choose. Just need to remember this code Avinash 11 and you will get off also and you can connect with me also. And this is Telegram page जहाँ पे आपको सारी की सारी PDF अवेलेबल होगी, and this is our Facebook community जहाँ पे आप कनेक्ट होके बाकी लोगों से जुड़ सकते हैं। तो फटाफट से बाकी लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं क्विकली। यस, जितने बच्चे लाइव आ गए हैं क्विकली कनेक्ट ऑल योर फ्रेंड्स, तो हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, I have discussed about in the last class various type of methods that are available for the calculation of deflection part। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट 2 मेथड्स हमारे जो हैं। तो फोर्थ वन इज मोमेंट एरिया मेथड, द फोर्थ वन इज मोमेंट एरिया मेथड, मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड कि मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं, तो ये मेथड आप तब यूज कर सकते हैं जब स्ट्रक्चर का मैं M/EI डायग्राम या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर सकूं। सिंपल, सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए दैट दिस पर्टिकुलर मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन वी कैन ड्रॉ M/EI डायग्राम और आई वुड से द मोमेंट डायग्राम इजीली। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा पॉइंट है दैट दिस कैन बी यूज्ड फॉर बोथ प्रिज्मेटिक एंड अ नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर व्हेन इट इज इजी टू ड्रॉ M/EI डायग्राम। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लगा के लिख सकते हैं दैट दिस मेथड is suitable for both prismatic and non-prismatic member and non-prismatic members where it is easy to draw M/EI डायग्राम। M/EI डायग्राम बनाना जहां पे आपका इजी होता है, मतलब इसे साफ पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे M/EI डायग्राम इसके लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर आपके 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। ठीक है, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1 क्या बोलती है? थ्योरम 1 says that the change in slope from one point to another, for example the change in slope from point A to B, that is theta B minus theta B, theta B minus theta A will be equal to the area of M/EI diagram between A and B। सिंपल, M/EI डायग्राम का एरिया निकालिए 2 पॉइंट्स के बीच में और वो आपको चेंज इन स्लोप दे देगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। ध्यान रखिए दैट विल गिव यू चेंज इन स्लोप, दैट विल नॉट गिव यू द स्लोप एट पर्टिकुलर लोकेशन, दैट विल गिव द चेंज इन स्लोप। तो हमको एक लोकेशन पे स्लोप की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट दिस पर्टिकुलर थ्योरम दैट द चेंज इन स्लोप the change in slope
from section A to B, that is theta B minus theta A, will be equal to the area of M upon EI diagram, the area of M upon EI diagram between A and B, between A and B, M upon EI diagram between A and B, ठीक है, means theta B minus theta A is equals to area of M upon EI diagram, area of M upon EI diagram between A and B, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था, यू हैव सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल यूडीएल लगा है, मान लीजिए इसके ऊपर यूडीएल लगा है, तो मैंने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया, या फिर मैं कहूँ मैंने इसका एम अपॉन ई आई डायग्राम बना लिया। तो मान लीजिए वो कुछ इस तरीके से आ गया, पैराबोलिक है और एक एंड पे आपका मैक्सिमम और एक एंड पे आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट स्लोप एट पॉइंट बी, मुझे बी पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करना है, मुझे बी पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करना है, व्हाट इज थीटा बी। तो मैं क्या करूंगा, मैं थीटा बी माइनस थीटा ए निकाल लूंगा, आई कैलकुलेट थीटा बी माइनस थीटा ए, और वो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। मतलब जो ये एरिया है, अगर ये एम अपॉन ई आई डायग्राम है, इफ दिस एरिया इज A1, तो द थीटा बी माइनस थीटा ए विल बी इक्वल्स टू एरिया A1, and for the fixed end theta a will be equals to 0, यहाँ से थीटा a 0 हो जाएगा, that means the value of slope at b will be equal to the area of m upon ei diagram between a and b, क्योंकि a पॉइंट आपका क्या है, स्लोप 0 है। इस तरीके से आपको दूसरे एंड पे पता होना चाहिए कि आपकी स्लोप की वैल्यू क्या है, तभी आप ये थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। इज दिस कहानी क्लियर? ठीक है। नाउ थ्योरम नंबर 2 इज, we'll move to theorem number 2. थ्योरम 2, पहला थ्योरम आपको दे रहा है रोटेशन, फर्स्ट थ्योरम इज गिविंग यू रोटेशन या फिर स्लोप, द सेकंड थ्योरम विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, नाउ व्हाट दिस थ्योरम सेज इज द डिफ्लेक्शन ऑफ एनी सेक्शन और पॉइंट, डिफ्लेक्शन ऑफ एनी सेक्शन बी विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए। समझिएगा इस चीज को ध्यान से, आपके पास ये बीम है, इस तरीके से कुछ ये डिफ्लेक्ट कर गया, इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर गया। नाउ द डिफ्लेक्शन ऑफ सेक्शन बी विद रेस्पेक्ट टू, सपोज दिस इज ए, विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए means this way means this way, this is called delta b by a, delta b by a, that means deflection at b with respect to tangent at a will be equal to moment of m upon ei diagram, moment of area of m upon ei diagram between a and b about point b। मतलब जो आपका m upon ei diagram का एरिया आएगा, that means मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे यूडीएल है, अगेन मैंने इसके ऊपर यूडीएल लगा दिया, ठीक है, मैंने इसके ऊपर यूडीएल लगा दिया, इसका m अपॉन ई आई डायग्राम कुछ इस तरीके से आ गया, इस तरीके से आ गया, दिस इज पॉइंट ए, तो डिफ्लेक्शन एट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए विल बी गिवन बाय द मोमेंट ऑफ m अपॉन ई आई डायग्राम, द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ दिस डायग्राम, सपोज इसका एरिया था A1, तो जो डेल्टा b बाई ए है दैट इज गिवन बाय A1 इंटू x1 बार,
x1 bar is the distance of the center of this area from the end B. This is x1 bar. A1 x1 bar is the area of M upon EI diagram between point A and B about point B. This will give you the value of delta B by A. But this is not a deflection. आप ध्यान से देखेंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं है, ये A पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो आपका डिफ्लेक्शन, दैट इज पार्ट. अगर मुझे टोटल डिफ्लेक्शन निकालना हो B के ऊपर तो मैं क्या लिख दूंगा उसको, डेल्टा A प्लस थीटा A इंटू एल ए बी प्लस डेल्टा B बाई A. ये लिख सकता हूं मैं. इसको देखेंगे अगर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. दिस इज डेल्टा A and this is theta A into LAB. theta A into LAB. तो जो आपका डिफ्लेक्शन टोटल आएगा वो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा एंड डेल्टा B by A will be calculated using theorem 2. तो इसको लिख लेते हैं वन लाइन. the deflection of any section B, the deflection of any section B with respect to the tangent at section A, that is given delta B by A will be equal to the moment of area of M upon EI diagram between A and B with respect to point B. This is second theorem of moment area method. Is this point clear? or not? ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो, you can ask me on the comment section. आप comment section में लिख सकते हैं. You can ask me on my टेलीग्राम पेज जिसका मैंने नंबर ऑलरेडी दे दिया आप लोगों को. ठीक है, यू कैन आस्क मी ऑन फेसबुक. देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस जहाँ पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं. इफ दिस इज क्लियर तो बहुत बढ़िया बात है. विल मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बीम मेथड. इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट बीम मेथड. चले आगे. ओके, चलिए. नेक्स्ट इज द लास्ट मेथड, दैट इज मेथड नंबर 5 इज कॉन्जुगेट बीम मेथड. conjugate beam method. क्विकली देख लेते हैं इसको, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड एंड विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. कॉन्जुगेट बीम मेथड. अब कॉन्जुगेट बीम मेथड होता क्या है, इसकी बात करने से पहले ये समझ लेते हैं कॉन्जुगेट बीम होता क्या है. व्हाट इज अ कॉन्जुगेट बीम? कॉन्जुगेट बीम इज एन इमेजिनरी बीम. सबसे पहली बात, इट इज एन इमेजिनरी beam whose loading diagram is M upon EI diagram of the real beam. जो आपका रियल बीम है उसका जो M upon EI diagram होता है, that is the loading diagram of conjugate beam. अब conjugate beam बनाते कैसे हैं उसकी बात करेंगे आगे. First of all, write down this particular point. Conjugate beam is an imaginary beam second point, loading of conjugate beam is M upon EI diagram of
m upon ei diagram of real beam, m upon ei diagram of real beam। अब ये समझ लेते हैं कि आपका रियल बीम और कॉन्जुगेट बीम होते क्या क्या है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, जो आपके सपोर्ट कंडीशंस हैं, जो आपके सपोर्ट्स हैं, उनको चेंज करना होता है। देखते हैं इसको वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं इसके। एक एंड पे हम लिखते हैं रियल बीम्स और दूसरे एंड पे लिखते हैं कॉन्जुगेट बीम्स। दूसरा हमारा हो जाएगा कॉन्जुगेट बीम्स, कॉन्जुगेट बीम्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, मतलब आपके पास कैंटिलीवर बीम है, आपके पास कैंटिलीवर बीम है, तो इसका जो आपका कॉन्जुगेट बीम बनेगा, इन दिस केस योर फिक्स्ड एंड विल बिकम फ्री एंड फ्री एंड विल बिकम फिक्स्ड एंड। तो आपका जो फिक्स्ड एंड है वो बन जाएगा फ्री और जो फ्री है वो बन जाएगा फिक्स। तो आपका कुछ इस तरीके से कॉन्जुगेट बीम आ जाएगा। दिस इज योर कॉन्जुगेट बीम ऑफ कैंटिलीवर पार्ट। Second type of beam is simply supported beam. Simply supported beam. In this case, the simply supported beam will remain as simply supported beam. तो आपका conjugate beam भी सेम आ जाएगा। या तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, मतलब हिंज को रोलर और रोलर को हिंज कर सकते हैं, और वाइसा वर्सा कैन बी डन, इट इज नॉट एन इशू। ये आपका कॉन्जुगेट बीम हो जाएगा ऑफ द सेकंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज your internal hinge and internal roller is present। मान लीजिए आपके पास इंटरनल हिंज भी है और इंटरनल रोलर भी है इस तरीके से, तो इंटरनल हिंज विल बिकम इंटरनल रोलर एंड इंटरनल रोलर विल बिकम इंटरनल हिंज। उसके अलावा फिक्स्ड एंड फ्री होना ही है और फ्री एंड फिक्स होना ही है। दैट मीन्स जो इसका कॉन्जुगेट बीम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, योर फिक्स्ड एंड बिकम फ्री एंड, your internal hinge become a roller end, your roller will become an internal hinge, and your fixed end will become, sorry, your free end will become a fixed end। आपका free end जो है वो एक fixed end बन जाएगा। मेनली आपके यही होते हैं। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि आपके पास अगर फिक्स्ड बीम है तो उसका कॉन्जुगेट बीम क्या बनेगा। आपके दोनों एंड फिक्स है और मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड एंड को क्या करते हैं हम, फ्री कर देते हैं। तो अगर दोनों ही एंड फ्री है, दोनों एंड फिक्स है, तो क्या दोनों एंड फ्री हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। इसका कॉन्जुगेट बीम बनेगा दिस दिस इज द कॉन्जुगेट बीम ऑफ फिक्स्ड बीम। क्लियर है कहानी यहाँ तक? दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट बीम होते क्या है और कॉन्जुगेट बीम हमको कैसे बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे अब जब मेरे पास कॉन्जुगेट बीम भी आ गया, उस पर लोडिंग कौन सी लगेगी? जो आपका रियल बीम पे m अपॉन ई डायग्राम आया वो उसकी लोडिंग हो गई। अब भैया लोडिंग भी आ गई, मुझे बीम भी पता है, अब मुझे करना क्या है? अब मुझे दो थ्योरम्स ध्यान रखनी है। थ्योरम नंबर 1 आपको देगा क्या? आपको देगा डिफ्लेक्शन, सॉरी आपको थ्योरम नंबर 1 देगा आपको स्लोप, थ्योरम नंबर 2 देगा आपको डिफ्लेक्शन। अब क्या है थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 देखिए। फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1, फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है? दैट द स्लोप at any point at any section in the real beam it will be given by the shear force value of the conjugate beam। मतलब रियल बीम पे जो आपका पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन, सॉरी आपको स्लोप निकालना है, वो आप कॉन्जुगेट बीम पे सेम पॉइंट पे उस पे आप shear force की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, एंड दैट shear force will give you the value of the slope at that particular point। क्लियर है? इसको लिख लेते हैं, the slope at any section, the slope at any section, the slope at the slope
at any section on the real beam, on the real beam becomes shear force at the, becomes shear force at the corresponding section, corresponding section on the conjugate beam, on the conjugate beam, conjugate मतलब कॉन्जुगेट बीम पे शियर फोर्स निकाल लीजिए, आपको रियल बीम पे वो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहां तक? चलिए, नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 1 मुझे देगा स्लोप, थ्योरम नंबर 2 क्या दे देगा? डिफ्लेक्शन। यही आपका थ्योरम नंबर 2 है। अब जब शियर फोर्स आपका स्लोप की वैल्यू दे रहा है तो आपको डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपको मोमेंट निकालना पड़ेगा सिंपली। मतलब द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन ऑन द रियल बीम becomes the value of bending moment at the corresponding section on the conjugate beam। ठीक है, सिंपल है, वहीं से थ्योरम 1 से लिंक कर सकते हैं। द डिफ्लेक्शन एट, द डिफ्लेक्शन at any section, the deflection at any section on the real beam, on the real beam becomes bending moment at the corresponding section, corresponding section on the conjugate beam, on the conjugate। कॉन्जुगेट बीम बनाइए, m अपॉन ei डायग्राम को एज अ लोडिंग रखिए और स्लोप निकालने के लिए और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर दीजिए सेक्शन पे, आंसर आ जाएगा। जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पे, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से मतलब ये है कि मेरा जब m अपॉन ei डायग्राम, m अपॉन ei डायग्राम पॉजिटिव होगा, m अपॉन ei डायग्राम पॉजिटिव होगा तो लोडिंग आपका जो आएगा, लोडिंग विल बी अपवर्ड्स, लोडिंग विल बी अपवर्ड्स। And when m upon ei diagram, when m upon ei diagram becomes negative, then जो आप लोडिंग लेंगे that you will take downwards। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है while calculating the value of shear force and bending moment। bending moment shear force calculate करने के लिए you should remember this particular point। तो इस पॉइंट के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज द पार्ट ऑफ डिफ्लेक्शन इज फिनिश्ड। ठीक है, पूरी थ्योरी फिनिश हो गई है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, विल सी फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, मैं इसकी फाइल अपलोड कर देता हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द बीम of length L having moment of inertia of its section I when subjected to bending moment। तो मोमेंट के लिए, शियर फोर्स के लिए, टॉर्जन के लिए, एक्सियल फोर्स के लिए, सबके लिए मैंने आपको स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू दिखाई थी। ठीक है, आपको स्ट्रेन एनर्जी टोटल कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू कैलकुलेट m स्क्वायर dx डिवाइड बाय 2 ei का इंटीग्रेशन। यू हैव टू इंटीग्रेट द टोटल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विल बी गिवन बाय द ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
टेल मी इन द कमेंट सेक्शन द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन 1 का सी आएगा सबका। चलिए इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने। दिस इज आस्क्ड इन एसएससी, आप खुद ही देख सकते हैं, एसएससी जेई 2018 के अंदर बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। The ratio of span of the deflections of the free end of a cantilever due to an isolated load at 1/3 and 2/3 of the span means आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। एक बार आपको आइसोलेटेड लगाना है 1/3 ऑफ द स्पान पे, दिस इज L/3, दिस इज 2L/3, और एक बार लगाना है 2/3 ऑफ द स्पान, दिस इज 2L/3, दिस इज L/3। और जो हमारा फ्री एंड है बी, उस पे डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करनी है, फ्री एंड पे डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए इस केस के अंदर डेल्टा 1 है, इसके अंदर डेल्टा 2 है, आई हैव टू कैलकुलेट डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2। निकल जाएगा। टेल मी द आंसर। सिंपल इजी क्वेश्चन, 2 लाइन में होने वाला। क्विकली टेल मी द आंसर। फर्स्ट केस के लिए डेल्टा 1 निकालना है, सेकंड केस के लिए डेल्टा 2 निकालना है, एंड दैट विल बी डन। चलिए, फर्स्ट केस के अंदर जो डेल्टा आएगा दैट इज डेल्टा 1 इज गिवन बाय पी L/3 का होल क्यूब डिवाइड बाय 3EI प्लस स्लोप एट दैट पॉइंट दैट इज गिवन बाय P इंटू L/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2EI इंटू 2L/3। क्या आ गया देखिए, दिस विल बी PL क्यूब डिवाइड बाय 3 की पावर 3 27 इंटू 3 इज 81, दिस इज 81 EI प्लस P इंटू L/2 का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स L/4, 1/4 into 1/2, 1/8, 1/24 into 2, 1/12. This becomes PL cube divided by 12 EL. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ गया, दिस बिकम्स 12 एंड 81 का एलसीएम ले लीजिए, तो 27 इंटू 4 कितना हो गया, 27 इंटू 4 108, 108 EI, ठीक है, 108 इंटू 3, तो जो भी ये वैल्यूज आएंगी इसको चेक कर लीजिए एलसीएम की, ठीक है, 108 नहीं आएगा, ठीक है। दिस विल कम्स आउट 27 इंटू 4 इंटू 3, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, 8 या 24 2 3 24, दिस बिकम्स 324 PL। ये आपका आ गया 3 PL क्यूब, तो 3 प्लस ये आपका आ जाएगा 12 24 एंड दिस बिकम्स 27, ठीक है। PL क्यूब, this become 30 divided by 324 PL cube divided by PL. This is the value of delta 1। इसी तरीके से डेल्टा 2 निकाल लेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर है, बट कंसेप्ट इज नॉट वेरी टफ। तो P इंटू 2L/3 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3EI प्लस P इंटू 2L/3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI इंटू L/3। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे डेल्टा 2 आ जाएगा मेरे पास, एंड डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 इज द आंसर। चेक कर लीजिएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। चलिए, क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। ओके, चलिए, थर्ड क्वेश्चन इज दिस, अ कंसंट्रेटेड लोड P इज सपोर्टेड बाय द
free end of a quadrilateral ring AB whose end B is fixed, the ratio of the vertical to the horizontal deflection. आपसे पूछा है कि आपके पास एक कंसंट्रेटेड लोड है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल रिंग है आपके पास इस तरीके से, इस तरीके से आपके पास रिंग है और यहाँ पे एक वर्टिकल लोड है। तो पूछा है डेल्टा वर्टिकल टू द डेल्टा हॉरिजॉन्टल कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वर्टिकल टू द डेल्टा हॉरिजॉन्टल। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, एनीवन नोज दिस आंसर? एनीवन? इसको सॉल्व कैसे करना है पहले ये देख लीजिए। हमको लगाना है इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड मुझे कैलकुलेट करना है स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू। मुझे अगर डेल्टा वी कैलकुलेट करना है दैट इज वर्टिकल, क्या करूंगा मैं, पी लोड के हिसाब से मैं वर्टिकल आपका निकाल लूंगा वैल्यूज। तो मान लीजिए इसको मैं रीड्रॉ कर देता हूँ स्ट्रेट करके, कि आपके पास ये क्वाड्रल रिंग है, यहाँ पे आपका वर्टिकल फोर्स पी आता है। आपको क्या करना पड़ेगा इस केस के अंदर, मुझे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डी आर लेंथ का यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ठीक है, दिस इज डी एस, दिस इज डी थीटा, दिस इज सपोज थीटा। तो ये आपका रेडियस आर है, दिस डिस्टेंस विल बी आर कॉस थीटा या फिर आर साइन थीटा, दिस विल बी आर साइन थीटा। तो मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोमेंट विल बी पी आर साइन थीटा, मोमेंट विल बी पी इंटू आर साइन थीटा, वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द मोमेंट, टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, पी आर साइन थीटा का होल स्क्वायर डी एस डिवाइड बाय 2 EI and ds is equals to r d theta and theta will vary between 0 से pi by 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। और डेल्टा निकालने के लिए क्या करना है मुझे, डेल यू बाय डेल पी कैलकुलेट करना है। डेल यू बाय डेल पी कैलकुलेट करके व्हेन यू कैलकुलेट द वैल्यूज यू विल गेट द डेल्टा इज पाई बाय 4 पी आर क्यू बाय EI, पी आर क्यूब डिवाइड बाय EI। ये तो हमारा हो गया वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये हमारा हो गया वर्टिकल डिफ्लेक्शन। सिमिलरली अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स Q अप्लाई करूंगा वर्चुअल, दिस विल बी वर्चुअल, मतलब ये एक्चुअली में अप्लाई नहीं हो रहा है पर मैंने एज्यूम किया कि मैंने इस पे एक Q फोर्स अप्लाई कर दिया। फिर मैं मोमेंट कैलकुलेट करूंगा, मोमेंट विल बी गिवन बाय P इंटू आर साइन थीटा, तो हमारा एग्जिस्ट कर ही रहा है, प्लस Q इंटू आर 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि r आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज r1 माइनस कॉस थीटा। फिर उसको सिंप्लीफाई करके मैं कैलकुलेट करूंगा, स्ट्रेन एनर्जी निकल जाएगी, फिर मैं वहां से डेल्टा निकाल लूंगा एंड दैट विल बी डेल्टा हॉरिजॉन्टल व्हेन q इज इक्वल्स टू 0। आपको जो फाइनल वैल्यू आएगी u की, जो डेल्टा की वैल्यू आएगी डेल यू बाय डेल पी से, वहां पे आपको डेल क्यू को 0 करना है। यू विल कैलकुलेट डेल्टा h इज इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल क्यू वेयर q इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट पी आर क्यूब डिवाइड बाय 2EI, पी आर क्यूब डिवाइड बाय 2EI। यहाँ से आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं डेल्टा वर्टिकल बाय डेल्टा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a beam simply supported at both ends of length L carries two equal unlike couples M at the two ends. The flexibility is this central deflection। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम and you can see that this question is repeated number of times, ठीक है। ml square divided by 8EI
लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था एंड आई हैव डिस्कस इन द लाइक इन द कंसेप्ट्स आल्सो, ठीक है। चलिए, फॉर अ गिवन स्ट्रेस द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड, ठीक है, इसकी बात करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। उसको शुरू करने से पहले बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 5, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। बेंडिंग स्ट्रेसेस, चैप्टर नंबर 5, बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस नाम से पता लग रहा है कि अगर किसी मेंबर पे, स्ट्रक्चर पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट लगा दूं, उसके अंदर क्या होगा, उस मोमेंट की वजह से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे और उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा बेंडिंग स्ट्रेसेस, उसको मैं नाम दूंगा बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब सिर्फ मोमेंट अगर अप्लाई करूं, मैं अगर प्योर मोमेंट अप्लाई करूं तो ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस इज जनरेटेड इन द बीम, जो भी आपका बीम है उस पे सिर्फ आपका नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसके यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्योर बेंडिंग इक्वेशन होती है। उसको डिराइव करने से पहले, उसको यूज करने से पहले हमको इसके एजम्पशंस जानना बहुत जरूरी है। तो विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द assumptions. Number one assumption is the material is isotropic. Material is isotropic, homogeneous, and elastic. And elastic. Second assumption is Young's modulus in tension and compression is equal. Young's modulus means E, stress upon strain. Young's modulus in tension and compression is equal. And compression is equal या फिर is same. The third point is the plane section before bending will remain plane after bending. ये आपको number of times आपने RCC के अंदर ही पढ़ा होगा. This is applicable in the bending stresses also. It means the variation of bending strain, जो strain का variation आएगा, that is linear. It will vary linearly along the section. The plane section before bending, the plane section before bending remains plane after bending. That means the variation of bending strain, is linear across the section. ठीक है। These are the mainly 4 assumptions और 3 assumptions जो आपके पास यहाँ पे present है, ठीक है। This is the assumption for the bending stress. Now comes the pure bending equation. Next point is pure bending equation, and very important concept. Pure bending equation. Pure bending equation का मतलब क्या हुआ, नाम से पता लग रहा है, when only bending moment is applied in the structure then this particular theory और equation is applied. आपका मान लीजिए कि इस तरीके से आपका मेंबर था ठीक है, उस पे मैंने इस तरीके से मोमेंट लगा दिया, इस तरीके से वो बेंड कर गया। इस केस में जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहेगा इसका,
ठीक है, डेरिवेशन में घुसने की जरूरत नहीं है एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू m अपॉन आई is equals to P upon R. This is the pure bending equation. This is your pure bending equation. Sigma is bending stresses. Sigma is bending stresses. Y is the distance from neutral axis. अभी न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है इसकी बात करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। M is the moment applied. M is moment applied and I is the moment of inertia. E is the Young's modulus and R is the radius of the curve. ये आपका बेंडिंग इक्वेशन होता है एंड मार्क इट विद अ 3 स्टार इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। वन बाय वन बात करेंगे सारी वैल्यूज का क्या मतलब होता है, ठीक है। ऑल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी बात करेंगे डिटेल के अंदर, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। हर एक चीज का मतलब क्या होता है। न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है आपकी जहां पे आप उसको कह सकते हैं कि आपके पास कोई भी टाइप की स्ट्रेन नहीं आ रही है, वेदर इट इज कंप्रेसिव और टेंसाइल। अब मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है। अब मोमेंट इज अप्लाइड लाइक दिस। अब मेरे को यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि ऑन द टॉप फेस देयर विल बी अ कंप्रेशन एंड द बॉटम फेस इट विल बी अ टेंशन। बॉटम पे टेंशन और टॉप पे क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। तो जो आपकी स्ट्रेसेस की वैल्यू जनरेट होंगी उसके अंदर जो आपका वेरिएशन आएगा, सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन। स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर क्योंकि आपका प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग इज प्लेन आफ्टर बेंडिंग, तो दिस इज योर वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन अक्रॉस द सेक्शन। टॉप पे कंप्रेशन, बॉटम पे टेंशन। और जो आपका इसका बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन आएगा दैट इज आल्सो लीनियर। वी कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वाई, सिग्मा इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई। तो आपका सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वाई, तो आपका यहाँ पे जो स्ट्रेस का वेरिएशन आएगा दैट इज आल्सो लीनियर, ठीक है। यहाँ तक दिस इज द स्टोरी ऑफ योर प्योर बेंडिंग इक्वेशन। इसकी और बातें करेंगे, इसकी और इक्वेशन देखेंगे और इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो तीन चीजें और हैं जिसके थ्योरेटिकल के अंदर, वो हम बात करेंगे कल की क्लासेस में। कल की क्लासेस में हम रिज्यूम करेंगे विद द प्योर बेंडिंग इक्वेशन। मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक सेक्शन पे आपको निकालना हो कि आपका कितना फोर्स कैरी करेगा, कितना मोमेंट कैरी करेगा, वो हम देखेंगे। विल डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लाइक कि आपको कौन सा सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा सेक्शन आपका मोस्ट स्ट्रांग होता है इन बेंडिंग, उस सब में वेरिएशन कैसा आता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी, ठीक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश होगा और इसके अंदर बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में बात करूंगा। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या होती है, फ्लिस्ड बीम क्या होती है, तो बहुत शानदार कंसेप्ट्स आने वाले हैं, बहुत शानदार कंसेप्ट्स आने वाले हैं और जो आपको लाइफ टाइम में काम आएंगे जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप आगे टेक्निकल लाइन में जुड़े हुए हैं। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर होगी। कोई भी आपको डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन दिस पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम, यू कैन आस्क मी ऑन फेसबुक, आपको जहां सही लगे यू कैन आस्क मी। बस कीप रिवाइजिंग, द ओनली एम ऑफ प्रोवाइडिंग द फ्री कंटेंट, ओनली एम ऑफ टीचिंग इज दैट यू शुड सक्सीड इन योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो आपको कोई भी दिक्कत आ रही है यू कैन आस्क मी और आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। चैप्टर 4 इज फिनिश, चैप्टर 5 हमने स्टार्ट कर दिया है। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं प्लीज कैरी द प्रीवियस क्लासेस आल्सो, उसको भी देख लीजिए, उसको भी। एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स as much as possible, subscribe to this channel Unacademy SSC JEE. This is the only motivation we are getting because all the content we are providing free of cost to you. The only thing you can do for us is कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। गुड बाय।